मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में और वहाँ का लास्ट टॉपिक था कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन और इसमें हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में बात किए थे। इसी में हाइड्रोजन के और कंपाउंड्स में एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है वाटर, जिसका फार्मूला यहाँ आपको दिख रहा है। ये पूरा चैप्टर जो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल है लेकिन कुछ एक जगह पर इक्वेशंस वगैरह हैं उसको भी समझना होता है, तो थोड़ा ये फास्ट चलता है। वो टॉपिक जो थ्योरेटिकल होता है वो थोड़ा फास्ट होता है और जहाँ कंसेप्चुअल है, जहाँ न्यूमेरिकल है, जहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशन है, वहाँ पे स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये थोड़ा फास्ट चलता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर आपके लिए अननोन नहीं है, इसके बारे में पहले भी आप पढ़े हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, यानी इसे आप कह सकते हो इट इज द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन के ऑक्साइड हैं जिन्हें H2O कहा गया है। वाटर के बारे में हम लोग इसके लीविस डॉट स्ट्रक्चर और किस तरीके का शेप होगा वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़े हैं और उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ भी रिपीट किया है। वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये आइस कहा जाता है, लिक्विड फॉर्म में हम लोग इसे नॉर्मल वाटर कहते हैं और गैसेस फॉर्म में इसे स्टीम कहा जाता है। थोड़ा सा इसके लीविस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं हम लोग। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में वाटर का जब लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 6 होगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इनका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इनके सेट के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर एटम ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर का नंबर 2 आ गया और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 2 आ गया, तो 2 and 2 4। तो याद करो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल वेस्पर थ्योरी के अनुसार से। ऑक्सीजन ये टेट्राहेड्रल पहले बना लिया, यहाँ ये टेट्राहेड्रल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में आपको बताए थे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा दो और यहाँ आ गया। इस शेप को बेंड शेप कहा जाता है, यानी कि अगर वाटर का शेप पूछा जाए तो वहां आप बताओगे कि इनका शेप बेंड होता है। दूसरा बॉन्ड एंगल के बारे में, नॉर्मल कंडीशन में टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल वैल्यू 109.5 डिग्री होता है, लेकिन अगर वाटर को देखें तो यहाँ इनके बॉन्ड एंगल का वैल्यू 104.5 डिग्री होता है। और इसके पीछे में हम लोग डिटेल से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसलिए इनका ये बॉन्ड एंगल वैल्यू रिड्यूस कर 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री हो जाता है। तो ये वाटर के लीविस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। अब थोड़ा सा आइस के बारे में बात करते हैं। लोग जनरली आप देखोगे तो किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म उसके लिक्विड फॉर्म से ज्यादा डेंस होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे से क्लोजली पैक हो जाते हैं। लेकिन अगर आइस की बात करेंगे वाटर के सॉलिड फॉर्म पर, इनका डेंसिटी कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर, और यही वजह है कि आइस जैसे बनता है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है और ये आइस एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर इनका बहुत कम है तो ये अपर पार्ट सॉलिडिफाई कर जाएगा। एक्चुअली आइस बनेगा और ये ऊपर अपर पार्ट की तरफ में मूव करेंगे और नीचे में लिक्विड फॉर्म में ही वाटर रह जाता है। तो पोलर रीजन जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है उस जगह पर भी नीचे में एक्वेटिक एनिमल और प्लांट सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो बाहर की वजह से, मान कि यहाँ टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, -20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो आइस बना है ऊपर में ये एक इंसुलेशन के जैसा काम करेगा और इसको अंदर नहीं जाने देगा। यानी कि अंदर में टेम्परेचर ये वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहेगा, तो वहां पर ये सर्वाइव कर सकता है एक्वेटिक एनिमल और प्लांट। दूसरा, ये लाइटर क्यों होता है, हल्का क्यों होता है?
तो ये इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यानी कि इनके वाटर के जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हर एक ऑक्सीजन 4 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है और इसकी वजह से उनके बीच में स्पेस आ जाता है, वैकेंट जगह खाली बन जाता है, यानी कि वो पोरस हो जाता है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट होल केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका पिंजरे के जैसा, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा देखना, तो उसकी वजह से इनका डेंसिटी कम होता है और आइस लाइटर होता है वाटर के कंपैरिजन में। तो ये वाटर से रिलेटेड कुछ जनरल प्रॉपर्टीज था, आपको पीडीएफ भी दिए हैं, उसमें भी लिखवाए हैं कि वाटर के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है। और तो इतना, ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जहां वाटर आप लिखे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक, उस जगह पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग वाटर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ प्रॉपर्टीज दिख रहा होगा आपको, एम्फोर्टिक नेचर और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक्चुअली 2 अलग अलग चैप्टर में ये कंसेप्ट बना है, यानी कि उस जगह पर वो यूज होगा। अब संयोग से वो दोनों चैप्टर अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। एम्फोर्टिक नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, और ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर ही है, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन फिर भी आपको समझ में आया कंटेंट, इसलिए उस वाले चैप्टर में इन करके थोड़ा सा बताते हैं। एम्फोर्टिक नेचर में किसी भी केमिकल सब्सटेंस को एसिड और बेस में क्लासिफाई करने का 3 कंसेप्ट है, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट एंड लीविस कंसेप्ट। यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट का यूज किया गया है। कहा जाता है द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि H+, वहां बताएंगे कि H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि H+ का मतलब है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको भी उसने लूज कर दिया, तो H+ के पास में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहा जाता है। अब इस केमिकल रिएक्शन में देखो, जब अमोनिया के साथ H2O का रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया कन्वर्ट करेगा NH4+ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहा जाता है, और H2O कन्वर्ट किया है OH- में, इसका मतलब यहां से H+ बाहर निकला है और जो H+ डोनेट करता है, जहां से निकल रहा होता है, उसे एसिड कहा जाता है। दूसरे वाले रिएक्शन ये देखो, H2O कन्वर्ट किया H3O+ में, यानी कि ये प्रोटॉन गेन कर रहा है, तो ये इस वक्त में काम कर रहा है बेस के फॉर्म में, और HCl कन्वर्ट किया Cl- में, यानी कि यहां से इसका प्रोटॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब ये एसिड के रूप में काम कर रहा है। हम वाटर पढ़ रहे हैं और ये सारा रिएक्शन फिर रिपीट होगा इक्विलिब्रियम में, तो वाटर को अगर गौर से देखो तो यहां ये वाटर है और यहां पर ये वाटर है। फर्स्ट वाले केस में एसिड के रूप में काम कर रहा है और सेकंड वाले केस में ये बेस के रूप में काम कर रहा है। केमिकल सब्सटेंस जो एसिड एज वेल एज बेस के रूप में काम करते हो उन्हें एम्फोर्टिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो वाटर को एम्फोर्टिक सब्सटेंस कहा जाता है बिकॉज इट एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, और उसी के सपोर्ट में ये रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो खुद रिड्यूस होता हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस्ड करेगा, और जो दूसरे को रिड्यूस्ड करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ वाटर के केस में H2O में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और हाइड्रोजन का +1। यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। अब इस जगह पर देखो ये +1 से कन्वर्ट कर गया H2 में, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। वही अगर इसको देखोगे तो ये -2 से कन्वर्ट कर गया O2 में, O2 यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ भी ये 0 है, तो -2 से 0 यानी कि बढ़ा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में आप देखोगे तो वाटर का अलग अलग रिएक्शन हो रहा है, एक में वाटर रिड्यूस कर रहा है और दूसरे में वाटर ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है।
इसके अलावा एक और केमिकल प्रॉपर्टी है जो आपको पीडीएफ में दे रहे हैं, वहां कुछ समझाना नहीं है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, हाइड्रो प्लस लिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकअप, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में अगर ब्रेक करता है देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो यानी कि वाटर और लिसिस का मतलब ब्रेकअप। तो वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ब्रेकअप बॉन्ड टूट रहा है, देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था वाटर का, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग वाटर के अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब इसका हिंदी मीनिंग नहीं लेना, हार्ड का मतलब कड़ा और सॉफ्ट का मतलब मुलायम, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कंडीशंस में स्टूडेंट्स का कुछ एक का जो नहीं पढ़ा है वो सेंस लगा करके डिफाइन करता है, तो बताता है कि इफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, उसको लगा कि आइस के फॉर्म में है तो वो खड़ा हो गया, देन इट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। एंड इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम देन इट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। लेकिन ये गलत है। हार्ड का मतलब यहाँ कड़ा नहीं, हार्ड का मतलब खारा है। जो भी हम लोग वाटर लेते हैं, रेन वाटर को प्यूरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, हमारे यहाँ जो वाटर निकलता है उसमें कई साल्ट प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं साल्ट में से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड और इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, ये अगर प्रेजेंट हैं तो इन्हें हार्ड वाटर कहा जाता है। तो द वाटर विच कंटेन impurities in the form of calcium and magnesium salt in the form of hydrogen carbonate, chloride and sulfate, then it is called hard water। और जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये साल्ट प्रेजेंट नहीं होंगे उन्हें सॉफ्ट वाटर कहा जाएगा। अब फार्मूला पर ध्यान देना, ये बाइकार्बोनेट के साथ में अगर हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ फार्मूला होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, और अगर मैग्नीशियम का देखेंगे तो MgHCO3 होल ट्वाइस। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड प्रेजेंट हो CaCl2 MgCl2, या कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट प्रेजेंट हो MgSO4, देन द गिवन सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर हो गया। और जिसमें इनके अलावा कोई दूसरे साल्ट प्रेजेंट हो, सोडियम का क्लोराइड हो, सोडियम का बाइकार्बोनेट हो, तब उसे हार्ड वाटर नहीं कहते। अब कोई सैंपल दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, तो आप क्या करोगे, जो भी सैंपल आपको दिया गया है, मान लीजिए यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब ले, इसमें सैंपल ए ले लीजिए और इसमें सैंपल बी ले लीजिए। आपको ये नहीं पता है कि विच वन इज हार्ड एंड विच वन इज सॉफ्ट। अब इसके लिए सोप सॉल्यूशन यूज करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट नहीं, सोप। सोप एंड डिटर्जेंट में फर्क है, क्लास 10th में पढ़े हैं, आगे भी हम लोग बात करेंगे। तो सोप सॉल्यूशन यूज करना है। सोप यानी कि जनरली हम लोग जो नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा बाथिंग सोप जो है उसको यूज करेंगे, और कपड़ा साफ करने के लिए आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसे डिटर्जेंट सोप बोल देते हैं, लेकिन आप रैपर पर ध्यान से देखोगे उस पर डिटर्जेंट केक लिखा होता है, वो सोप नहीं है। तो आपको सोप लेना है, सोप को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर दिए। अब उसी सोप सॉल्यूशन का 2 बूंद इसमें डालेंगे, इसमें भी 2 ड्रॉप डालेंगे और इसे सेक करेंगे। सेक करने के बाद में जहां फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जहां झाग बनेगा, इसका मतलब वो सॉफ्ट वाटर था। और जिस जगह पर झाग की जगह पर अस्कम, अस्कम कहा जाता है प्रेसिपिटेट को। जैसे दूध फट जाता है तो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है उसका पानी और उसमें जो फैट प्रेजेंट है, बिल्कुल उसी तरह से सोप सॉल्यूशन डालने पर वो सॉल्यूशन सोप का फटा हुआ लगेगा, यानी कि नीचे सेंटर की तरफ में बैठना शुरू हो जाएगा। इसे अस्कम कहा जाता है, इनसॉल्युबल पार्ट को। अगर ये अस्कम का फॉर्मेशन किया तब इन्हें हम लोग हार्ड वाटर करते हैं। इट मींस द गिवन सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, द गिवन सैंपल ऑफ वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ सोप सॉल्यूशन। जो सोप सॉल्यूशन के साथ में फ्रोथ का फॉर्मेशन करता है उन्हें सॉफ्ट वाटर कहते हैं, while the sample of water which produce ascum with soap solution is called hard water, उन्हें हार्ड वाटर कहा जाता है। अब इस हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में
हार्ड वाटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं और दूसरे को परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। उसको बता, टेम्पोररी हार्डनेस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यानी कि वाटर में प्रेजेंट वो हार्डनेस जिसे हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, उन्हें टेम्पोररी हार्डनेस कहा जाता है। और जिन्हें अलग करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ता है, उन्हें हम लोग परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। अभी हम लोग बात किए थे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट अगर बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो तब उन्हें हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। इन तीनों में से अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में हो तो इन्हें टेम्पोररी हार्डनेस कहा जाता है, और अगर क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उन्हें परमानेंट हार्डनेस कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन हुआ। बाइकार्बोनेट फार्मूला अभी लिखे थे हम, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम तो टेम्पोररी हार्डनेस, और अगर क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में है कैल्शियम और मैग्नीशियम तो उन्हें परमानेंट हार्डनेस कहा जाएगा। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। आप थोड़ा अपने घर में भी देखे होंगे कि अगर नॉर्मल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, अगर उसे आप बॉइल करते हो फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो, बॉइल करने के बाद में अब उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। ये आप देखिएगा ट्राई करके, और पी करके भी देखोगे ठंडा करने के बाद भी तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफर करेगा। एक्चुअली यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया है कलर में और टेस्ट में, किसी न किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से आया है, यानी इनके अंदर भी कुछ केमिकल चेंजेस हुआ है। अब केमिकल चेंजेस क्या हुआ है, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है CaHCO3 होल ट्वाइस, और इन्हें जब आप बॉयल करते हो तो ये कन्वर्ट कर जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, H2O में और CO2 में। H2O और CO2, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस बन करके बाहर चला गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल था। तो जो सॉल्युबल है जैसे ही आप बॉयल किए अब वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट में वो कन्वर्ट कर गया, धुंधला धुंधला पानी में दिखने लगता है। जहां का पानी जितना ज्यादा खारा होगा, जिसमें जितना ज्यादा हार्डनेस होगा, वहां उतना ही ज्यादा धुंधला वो दिखेगा, क्योंकि उस जगह पर लार्ज अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर इसके हार्डनेस को रिमूव करना है तो जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसे आप फिल्टर आउट कर ले सकते हैं, और बाकी आपके पास वाटर बचा हुआ रह गया जिसमें टेम्पोररी हार्डनेस नहीं है। इसको हम लोग डिस्टिल वाटर नहीं कहते। डिस्टिल वाटर कहने का मतलब सारे डिसॉल्व्ड साल्ट को अलग कर दिया गया है, सिर्फ वाटर वेपर को कंडेंस करके बनाया जाता है। जबकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट, वो भी स्पेशली बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के बारे में। वहीं अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट रहा तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करता है, MgOH होल ट्वाइस, और यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा इस जगह पर। अब इक्वेशन को देखो, बैलेंस करते हैं, यहाँ कार्बन 2 है तो इस जगह पर 2 डालना पड़ेगा। ये एक मेथड हो गया टेम्पोररी हार्डनेस, यानी कि बॉइलिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस यानी कि क्लोराइड और सल्फेट वो चेंज नहीं करते। एक और मेथड है जिन्हें हम लोग क्लार्क्स मेथड कहते हैं, क्लार्क्स मेथड। इस क्लार्क्स मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है जिससे स्लेट लाइन करते हैं। तो देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, CaHCO3 होल ट्वाइस, और यहाँ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, स्लेट लाइन। एक्चुअली ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, तो याद करो 9th में ये पढ़े थे, CaCO3 प्लस H2O हो जाएगा। तो एक CaCO3 पहले से बना था और एक इसके साथ कंबाइन करने पर CaCO3 बना है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में देखोगे तो आ जाएगा 2CaCO3 प्लस 2H2। इक्वेशन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम 2, हाइड्रोजन 2 and 2 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 and 2 8, 3 2 जा 6 and 2 8। वही अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेते हैं MgHCO3 होल ट्वाइस,
और इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं CaOH होल ट्वाइस से। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसलिए इस जगह पर आपको 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट खुद कन्वर्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, यानी MgOH होल ट्वाइस में। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ कंबाइन कर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा 2CaCO3 और प्लस 2H2O। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठेगा, यहाँ भी ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो पीडीएफ में ये डाउनवर्ड एरो नहीं दिया हुआ होगा, तो आप एरो डाल लीजिएगा, ये प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। तो टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है। बॉयल करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसे क्लार्क्स मेथड से कर सकते हैं। क्लार्क्स मेथड में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, यानी कि लाइम वाटर। तो लाइम वाटर स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है, दोनों का कंपोजिशन सेम है। स्लेक्ड लाइम सॉलिड फॉर्म में होगा और लाइम वाटर सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्लेक्ड लाइम यूज करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम यूज किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये था टेम्पोररी हार्डनेस से रिलेटेड। तो हम लोग परमानेंट हार्डनेस पर आते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। वही परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये डिसॉल्व्ड क्लोराइड एंड सल्फेट डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ये डिसॉल्व्ड क्लोराइड एंड सल्फेट को बॉयल करके अलग नहीं किया जा सकता है। तो इन्हें अलग करने के लिए हमें केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई मेथड है, जिसमें से कुछ एक मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है बाय द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में इनका रिएक्शन कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, Na2CO3। इनका जब मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं MCl2 के साथ में, तो एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। कार्बोनेट चला जाता है मेटल के साथ में, यानी कि MCO3, और क्लोराइड चला जाता है सोडियम के साथ में, यानी 2NaCl। ये मेटल कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन कर जाएंगे। अब यहाँ पर ये M कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप कंप्लीट इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो एक बार में M की जगह पर कैल्शियम डाल दो और दूसरी बार में मैग्नीशियम डाल दो, जैसे इक्वेशन लिख करके दिखाते हैं आपको। अगर हम लोग कैल्शियम लेकर चलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl2 इट गिव, यहाँ कैल्शियम यूज कर रहे हैं इनकी जगह पर, CaCO3 प्लस 2NaCl। तो सोडियम क्लोराइड तो डिसॉल्व हो गया, और हमने बताया था कि सोडियम के वजह से हार्डनेस नहीं आता है, हार्डनेस आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, और वो भी उसके बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। तो यहाँ पे क्लोराइड एक्सचेंज करेंगे, वहीं कैल्शियम की जगह पर अगर आप मैग्नीशियम लोगे तो इसका इक्वेशन लिखा जाएगा Na2CO3 प्लस MgCl2 इट गिव MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ये तो था कि अगर क्लोराइड प्रेजेंट है तब। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट प्रेजेंट है तो उन्हें भी ये रिमूव करता है, यानी कि इस जगह पर भी ये मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो गया, और इस जगह पर सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि इस जगह का ये पार्ट इनके कार्बोनेट के साथ और ये सोडियम इनके सल्फेट के साथ। फिर आप रिएक्शन लिख सकते हो, एक बार में मेटल की जगह पर कैल्शियम यूज करेंगे और दूसरी बार में मेटल की जगह पर मैग्नीशियम यूज करेंगे। जैसे अगर कैल्शियम लेकर के आप चलते हो तो Na2CO3 प्लस CaSO4 इट गिव, कैल्शियम है CaCO3 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और अगर मैग्नीशियम लेते हैं Na2CO3 प्लस MgSO4 इट गिव MgCO3 प्लस Na2SO4। ये था
परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का मेथड बहुत कॉमन है और एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो 2-3 और मेथड का डिस्कशन किया है, कैल्विन्स मेथड, रेसिन्स मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड। थ्योरेटिकल पार्ट है, सारा का पीडीएफ वहां दिए हैं, मेन है इक्वेशन लिखना। तो वो इक्वेशन तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, समझाने वाली बात नहीं है। समझाने वाले में अगर मेरा सजेशन आप मानोगे तो इस इक्वेशन को बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर भी पीडीएफ में हम कैल्विन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड और रेसिन्स मेथड का समराइज्ड पार्ट वो लिख दिए हैं और इक्वेशन तो आपको याद करना पड़ेगा, तो उसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा वहां से। अब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर आते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी ऑक्साइड ही है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जबकि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब सवाल उठता है कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन का जो कॉमन मेथड है, इसमें हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। बेरियम पेरोक्साइड यानी कि BaO2 H2O, इनका एसिडिफिकेशन कराया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं। जब से हीट करते हैं, इनका एसिडिफिकेशन कराते हैं, तब उस कंडीशन में ये फॉर्मेशन करता है बेरियम सल्फेट BaSO4, यहाँ H2 और इसका ये O2 H2O2 और प्लस 8H2। अब यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इसके बारे में आप पढ़े होंगे कि इस H2O को रिमूव करने के लिए अभी हीट लिखे थे, उसको हम इरेज कर दिए। हीट करके इस वाटर को रिमूव नहीं किया जाता है, वेपर प्रेशर के वैल्यू को कम कर देते हैं। तो जब प्रेशर के वैल्यू को कम करेंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम होगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम होगा तो रूम टेम्परेचर पर ये वेपर में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि रिमूव करना है। क्योंकि अगर हीट करके आप इसे करेंगे तो ये जो H2O2 बना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यानी H2O2 यहाँ पर ओपन बुक लाइक का स्ट्रक्चर कहा जाता है कि जैसे आप बुक खोलते हैं तो एक जगह हाइड्रोजन, फिर नीचे में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर जो दूसरा पार्ट ओपन पार्ट है वहां पर आप हाइड्रोजन को इमेजिन कर सकते हो। तो ये H2O2 हुआ, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का होता है, पेल ब्लू कलर का होता है, यानी कि ऑलमोस्ट कलरलेस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, मेडिकल स्टोर में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। इसे डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, वो यूजेज वाले पोर्शन में भी आएगा, पीडीएफ में आप देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे अगर कहीं छिल गया है आपका, तो उस जगह पर आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे ड्रेसिंग कराने के लिए, तो उस जख्म को या तो डिटॉल सेवलॉन से साफ करेगा या तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी साफ करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक और जगह पर इलीगल तरीके से यूज किया जाता है ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए। वैक्स रिमूवर अलग होता है, अगर आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वैक्स रिमूवर लिखेंगे, बोलेंगे कि 3 दिन तक आप ये दवा डालिए, 2-2 बूंद करके 4 बार 5 बार, और फिर उसके बाद आइए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मेडिकल स्टोर पर या छोटे मोटे क्लिनिक में जाते हैं जहां वो एक्सपर्ट नहीं है उस चीज के बारे में जानकार, वो तुरंत आपका कान साफ कर देंगे, वैक्स रिमूव कर देंगे और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं। तो जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स कहीं गिर जाता है जमीन पर तो देखते हो झाग बनता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालते हैं वो वैक्स का फॉर्मेशन, वो वैक्स के साथ कंबाइन कर झाग का फॉर्मेशन करता है, यानी कि उसे तुरंत सॉफ्ट कर देता है, तो उसे आसानी से निकालिए। लेकिन इस प्रोसेस से आपके ईयर ड्रम डैमेज होने का खतरा रहता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि ये जल्दीबाजी आपके लिए परेशानी खड़ा कर दे। आपका अगर ईयर ड्रम डैमेज हो गया तो ज्यादा नुकसान होगा। खैर ये तो उसके यूज के बारे में बात हुआ। कॉमर्शियली जो हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं वो 30% होता है और इन्हें हम लोग
100 वॉल्यूम करके लिखते हैं, 100 वॉल्यूम। इनका डेफिनेशन भी लिखवाए हैं। 1 मिलीलीटर है तो वो 100 मिलीलीटर का फॉर्मेशन करता है। अब इसी तरह से 100 वॉल्यूम की जगह पर अगर 10 वॉल्यूम कर दिया तो जहां 30% है उसकी जगह पर वो 3% हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक सोल्व्ड क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा, ये इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा पीडीएफ में अगर नहीं बना हुआ। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, इट इज हेवी वाटर। हेवी वाटर का फॉर्मूला हम लोग D2O लिखते हैं। फर्स्ट क्लास याद करो आप, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स थे। एक को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन यानी कि H से रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरा था ड्यूटेरियम जिसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और था ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव इसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप से ड्यूटेरियम हो इन प्लेस ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन, देन इट इज कॉल्ड हेवी वाटर। यानी कि ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम को हेवी वाटर कहा जाता है। इसलिए इनके फॉर्मूला में हम लोग D2O लिखते हैं, या कई जगह पर देखोगे तो यहां लिखा रहेगा H2O, यानी कि ऊपर में इनका मास नंबर। तो आइसोटोप्स के केस में मास नंबर ही डिफर करता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। और हम लोग ये पढ़े हैं कि आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो जब आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो जो प्रॉपर्टी H2O शो करेगा वही प्रॉपर्टी D2O भी शो करेगा, ड्यूटेरियम भी शो करेंगे। तो आपके बुक में कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां पर D2O करके दिया हुआ है, तो आप D2O मत समझो, आप उसको पहले H2O इमेजिन करो कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता था। जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ये वाटर के साथ रिएक्ट कर फॉर्मेशन करता है एसिटिलीन का C2H2, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है COH होल ट्वाइस। इक्वेशन देख लो, बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 2N2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। वहीं अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को आप पास कराते हैं वाटर से, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। और भी कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। अब क्या रखना है आपको ध्यान में कि जिस जगह पर हाइड्रोजन है उसकी जगह पर क्या कर देना है D, बाकी सब कुछ सेम होगा। तब यहां से स्टार्ट करते हैं। CaC2 प्लस 2H2O है तो हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर लिख दिया गया है D2। तो यहां पर भी जहां पर C2H2 था उसकी और CaOH होल ट्वाइस की जगह पर CaOD होल ट्वाइस। यहां पर SO3 प्लस H2O था तो इस H को हटा दोगे और इसकी जगह पर D आ जाएगा, और H2SO4 की जगह पर यहां इक्वेशन में आ गया D2SO4। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये D क्या लिख रहा है। तो एक्चुअली ये D हाइड्रोजन के आइसोटोप से ड्यूटेरियम है, उनका यहां पर यूज किया गया है। तो इसको आप नोट कर लोगे। हेवी वाटर का वाइड एप्लीकेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। पहले केमिस्ट्री में भी था, अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, जहां न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस्ड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और उस जगह पर रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का होना जरूरी है, और उसी जगह पर मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं उस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए। और उसी मॉडरेटर में या तो हम लोग ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसकी जगह पर हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर से रिलेटेड था। यूजेस कई बार भी पढ़े हैं। चैप्टर ये थ्योरेटिकल है, अगर सारा का सारा लाइन हम अपने नोट्स में लिखवा देंगे तब वो नोट्स नहीं रहेगा, तब तो वो बुक बन जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम आपको पीडीएफ में दे दिए, वो आपको नोट लिखवा दिए। और उसके बाद थोड़ा सा स्टूडेंट को ये चाहिए कि हाथ में पेंसिल ले करके एक बार एनसीईआरटी बुक का रीडिंग डाल लें, जहां कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं आपके बुक में, जैसे ये हाइड्रोजन अभी आज यहाँ कंप्लीट हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सभी छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3-4 क्लास में कंप्लीट होने वाले। जैसे एस ब्लॉक पढ़ना है तो वहां पर भी हम लोग को सिर्फ 2 ही ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। पी ब्लॉक पढ़ना है तो वहां पर भी सिर्फ 2 ग्रुप्स के बारे में ही पढ़ना है, एक ग्रुप 13 के बारे में और दूसरा ग्रुप 14 के बारे में। तो इन सब चैप्टर्स में थोड़ा कम टाइम लगता है। ये भी एक रीजन था कि फिजिकल जो हम लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे थे उसको थोड़ा सा
कोमा दे करके थोड़ा सा वहां पे रोक करके थोड़ा इनऑर्गेनिक में आ गए कि नंबर ऑफ चैप्टर्स भी हम लोग को लगे कि थोड़ा ज़्यादा हुआ है, पढ़ाई हुआ है। तो आज यहीं तक, अब अगले क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।